वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का पेपर होगा अपकमिंग टाइम में। जिनका भी तेलंगाना के लिए एग्ज़ाम या फिर आप अदर स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये पेपर उन सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़े रहें। जो भी लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। तो अपकमिंग टाइम में यदि हम बात करते हैं तो HPSSC का पेपर होने वाला हिमाचल प्रदेश में, MP में एग्ज़ाम है, अपकमिंग टाइम में नॉर्सेट में भी एग्ज़ाम है, और मे भी CHO के जो एग्ज़ाम अपकमिंग जो वैकेंसी आती हैं तो उनमें भी रहेंगे। तो ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़े रहें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपके कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉलो द मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है जो मैट्रिलिनियल सिस्टम के लिए मानता है, फैमिली सिस्टम के लिए मानेगा। ऑप्शन में नायर्स ऑफ केरला, मुस्लिम्स, कादर्स या फिर भील्स। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है कि जो मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम को मान रहा है अभी रिसेंट की यदि हम बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम है क्या? तो मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम का मतलब होगा द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड हर चिल्ड्रन दैट कंटिन्यूज विथ ईच जनरेशन। मतलब कि जो जनरेशन है माँ की तरफ से, जैसे अभी पैट्रिलिनियल सिस्टम चलता है जनरली, लेकिन केरला साइड जो नायर्स ऑफ केरला है यहाँ पे क्या करते हैं, मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम चलेगा। मतलब कि एक तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि माँ के तरफ की जो जनरेशन है, जैसे अभी इंडिया में मोस्टली है जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है कि शादी के बाद लड़की ससुराल जाएगी, बट यहाँ पे जो केरला के जो नायर्स फैमिली है यहाँ पे क्या होगा कि जो माँ के जो बच्चे हैं वही उस जनरेशन को, चाहे वो लड़की हो, स्पेशली गर्ल्स, क्या करेंगे, उस फैमिली सिस्टम को आगे बढ़ाएंगी। तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा? फैमिली सिस्टम। ये कहलाएगा मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम। तो ये क्या है? मैट्रिलिनियल फैमिली सिस्टम। एक होता है मैट्रिआर्चल, दूसरा होता है मैट्रिलिनियल। तो मैट्रिलिनियल का मतलब है मदर्स और फीमेल लाइन। क्या है? मदर्स और फीमेल लाइन। मतलब यहाँ पे माँ की तरफ के जो बच्चे हैं, और जो कॉमनली देखने को मिलेगा भी, और ये कहाँ पे होता है? केरल में। नेक्स्ट वन इज, while using Abraham Maslow hierarchy of human needs, a nurse assigns highest priority which need of client। तो यहाँ पर मास्लो की हायरार्की नीड्स आप अपने माइंड में रखिए कि जो मास्लो की जो एज एन हायरार्की नीड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे कहा है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड कौन सी होगी? सिक्योरिटी होगी, एलिमिनेशन होगा, सेफ्टी होगी कि बिलोंगिंग होगा? तो अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है, सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी एलिमिनेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी गोल पर रखा गया है। किसको? एलिमिनेशन को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है, ये आपका किस में आएगी? सेकंड नीड में। फर्स्ट में फिजियोलॉजिकल नीड आती हैं, ब्रीदिंग हो गया, फूड खाना पीना, सोना हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो ये किस में आएंगी? फिजियोलॉजिकल नीड में आएंगी। लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड्स में क्या आएगी आपकी? एलिमिनेशन। लव बिलोंगिंग्स आएगा, जिसमें फैमिली है, सेक्सुअल इंटीमेसी है, फ्रेंडशिप है, सब किस में आएंगी? सेफ्टी नीड में। लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर एलिमिनेशन है, किस में आएगा? हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड में। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रिवेंज बजट द हॉस्पिटल कीप्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ काइंड ऑफ बजटिंग इज नोन एज। तो रेवेन्यू बजट है हॉस्पिटल का, जो एक तरीके का ऐसा अमाउंट होगा कि जो स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, वो कौन सा बजट है? रेवेन्यू, प्रोग्राम, प्रोडक्शन या फिर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कहा है कि स्किल को डेवलप करने के लिए, मतलब कुछ और अच्छा करने के लिए जो हॉस्पिटल का बजट रखा जाएगा अलग से, वो भी बड़े अमाउंट के तौर पर, तो वो कौन सा बजट कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्रोग्राम बजट। कौन सा? प्रोग्राम बजट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको,
The nurse serving drugs to patient without checking medication chart and patient exhibited the adverse reaction. This negligence is practice is called. तो यहाँ पे सीधा सीधा नेग्लिजेंस प्रैक्टिस कहा है कि कौन सा नेग्लिजेंस प्रैक्टिस है कि एज अ नर्स आपने मेडिकेशन चार्ट को बिना देखे ही पेशेंट को जाके मेडिसिन लगा दी। हो सकता है उसको दूसरी बार भी ना लग गई हो और मरीज को एडवर्स रिएक्शन हुए हैं, साइड इफेक्ट हुए उस मेडिसिन के। तो ये क्या है? माल प्रैक्टिस है, अवॉइडिंग है, इग्नोरिंग है कि रॉन्ग मेडिकेशन है। यहाँ पर ये जो नेग्लिजेंस माना जाएगा ये माल प्रैक्टिस होगा। माल प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि आपने सीधा जाके पर्सन को बिना चेक किए मेडिकेशन चार्ट को कि उसको पहले मेडिकेशन एडमिनिस्टर की गई है या नहीं, ये सब बिना देखे जाके मेडिसिन लगा दी। पर्सन में एडवर्स रिएक्शन भी शो हो रहा है, हो सकता है ओवरडोज हो गई हो मेडिकेशन। तो ये सब क्या है आपका? ये माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ पोजीशन यूज्ड फॉर रिससिटेशन। तो रिससिटेशन के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाती है? स्निफिंग, सुपाइन, सुपाइन हाइपर एक्सटेंशन या फिर सुपाइन। कौन सी पोजीशन है जो दी जाएगी किसमें? रिससिटेशन में। तो रिससिटेशन में जो पोजीशन की बात की जा रही है वो स्निफिंग पोजीशन। कौन सी? स्निफिंग पोजीशन, जिसमें फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड एक्सटेंशन ऑफ द हेड वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पे ऐड की जा रही है। कौन सी? स्निफिंग पोजीशन। मतलब कि जो आपकी नेक है थोड़ी सी उठी हुई रहेगी, चेस्ट थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो ये क्या है? स्निफिंग पोजीशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपका विच वन इज द बेसिक केयर ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर बेसिक केयर क्या है चाइल्ड की? राइट टू मिसबिहेव, राइट टू सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, राइट टू अवॉइड पेरेंट्स, राइट टू अवॉइड ट्रीटमेंट। तो बच्चे का एक जो बेसिक राइट होता है वो कौन सा है? बच्चे का जो बेसिक राइट होता है राइट टू सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। जो आपने यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 10 चिल्ड्रंस के जो राइट पढ़े हैं उन्हीं राइट्स में सबसे टॉप प्रायोरिटी बेस्ड राइट होता है कि बच्चे को सेफ्टी सिक्योरिटी का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? सेफ्टी सिक्योरिटी का अधिकार है। तो यहाँ पर भी वही है कि राइट टू सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग वुड बी मोस्ट सुटेबल टू टीच नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल। में कहा गया है कि जो कौन सी टीचिंग मेथड आप अपनाएंगे यदि आप क्या कर रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आप अपनी क्लास के 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ समझा रहे हैं। तो ऑप्शन है प्रॉब्लम फोकस्ड डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन होगा कि लेक्चर कम डिस्कशन होगा। यदि मान लीजिए आप साइकेट्रिक पोस्टिंग में जाते हैं, आपकी क्लास के 100 बच्चे जाते हैं, तो एज अ टीचर कौन सी मेथड अपना के उन 100 बच्चों के लिए मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आप बताएंगे कि मेंटल रिटार्डेशन है क्या, IQ रेंज कितनी इसमें रहेगी, या फिर आप इसका फॉर्मूला कौन सा अपना के निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? मेंटल रिटार्डेशन है। तो इसी मेंटल रिटार्डेशन के लिए आप यदि 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड होगी आपकी लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। कौन सी? लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, जो कि एक बेस्ट मेथड रहेगी 100 बच्चों को समझाने के लिए। किसी एक बच्चे के पास जाके तो आप उसको नहीं समझा पाएंगे, तो सीधा जो लेक्चर मेथड अपनाई जाती है क्लास लेने के लिए और बच्चों से पूछ के आप पता कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर समझ में आया है नहीं, तो वो क्या होगी? लेक्चर कम डिस्कशन। नेक्स्ट वन इज द अ पर्सन वर्क्स इन डिफरेंट शिफ्ट complaint that having disturbed sleep with fewer hours the person is suffering from। तो यहाँ पे यदि किसी की 1 वीक नाइट ड्यूटी लगी या फिर आज नाइट शिफ्ट है, कल आपकी मॉर्निंग लगती है, फिर 2 बजे से 8 बजे की शिफ्ट में आप जाते हैं, 3 दिन आपकी कंटिन्यूस शिफ्ट इस तरीके से चेंज होती है, तो आपकी नींद क्या डिस्टर्ब होगी, जो स्लीप साइकिल है आपकी डिस्टर्ब होगी। तो किस टाइप का स्लीपिंग डिसऑर्डर कहलाएगा? स्लीप वेक डिसऑर्डर, अर्ली स्लीप डिसऑर्डर, सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप मेंटेन डिसऑर्डर। तो आप यदि एक दिन नाइट किए फिर दूसरे दिन डे वाली शिफ्ट में गए या फिर आफ्टरनून वाले में गए, इवनिंग वाले में गए, तो यदि आपकी इस तरीके से शिफ्ट लगाई जाएंगी तो आपका जो सोने की एक तरीके से हमें कहेंगे कि आपने 1 वीक जब आप यदि कंटिन्यूस नाइट भी करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे भी आपको दिन में नींद आएगी लेकिन आपको रात में नींद नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम आपकी किस तरीके की हो रही है? सर्केडियन रिदम, जो आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने वाला पॉइंट है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या है? सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी? बैक्टेरासिन, पेनिसिलिन, अमीकासिन या फिर सेफेलोस्पोरिन। तो जो मेडिसिन प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगी? इनहिबिट करने का काम करेगी वो होगी अमीकासिन। कौन सी? अमीकासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करेगी? प्रोटीन को जो सिंथेसाइजेशन हो रहा है, जितने भी वायरस होते हैं प्रोटीन के कारण ही इनके प्रोटीन है वही आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे, और उसी प्रोटीन को यदि इनहिबिट कर दिया जाए, बनने से रोका जाए, तो वो मेडिसिन कौन सी? अमीकासिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इन इंडिया इज। तो इंडिया में सबसे कॉमन HIV इन्फेक्शन है, तो उस HIV इन्फेक्शन वाले पर्सन को और क्या होगा? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, न्यूमोसाइटिस, कार्निनी निमोनिया, टाइफॉइड या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो यदि HIV पेशेंट को कैंसर पूछे, यदि HIV पेशेंट को कैंसर पूछे तो वो होता है कापोसी सार्कोमा मेनली होने के चांसेस रहते हैं। यदि HIV इन्फेक्टेड पर्सन को कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पूछे तो वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। HIV में क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल पूरी तरीके से सप्रेस हो जाएगी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई आपकी बॉडी में एंट्री करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्टेड पर्सन के लिए जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा वो होगा ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रिंसिपल। पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो इसके प्रिंसिपल कौन से नहीं है? ऑप्शन में है एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनरशिप, अफोर्डेबिलिटी, यूनिवर्सलिटी या फिर इक्विटी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यदि नेशनल हेल्थ पॉलिसी की हम बात करें तो ये कब आई थी? 2000 में। फर्स्ट NHP जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 1983 में, लेकिन पूरे इंडिया में एज एन यदि हम बात करते हैं तो आपको यदि एग्जाम में पूछते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई कब गई थी, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 3 फेज में आई है, जिसमें से फर्स्ट आई थी 1983 में, दूसरी 2002 में, फिर इसको रिवाइज किया गया था 2017 में। तो जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, इसके जो NHP फर्स्ट थी 1983 के अकॉर्डिंग, तो इसके जो गोल थे या फिर हम ये कह सकते प्रिंसिपल थे NHP पॉलिसी के, तो उनमें से अफोर्डेबिलिटी था एंड यूनिवर्सलिटी मतलब सबको, और इक्वलिटी मतलब सभी के लिए बराबर तरीके से। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो एम था वही था जो पहले वाले में रहा है, और यहाँ पर अभी एज अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो थर्ड फेज में आई है NHP थर्ड यदि हम माने इसको, तो अकॉर्डिंग टू दैट 2025 तक हमें 40% अंडर 5 चिल्ड्रन को क्या करना है? 40% प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन बाय 2025। तो इस पॉलिसी के तहत और इसी पॉलिसी के तहत नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन भी लाया गया था, जो कि सैनिटेशन के लिए लाया गया था। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च पूछें तो 1983, आप एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके से आ सकती है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च कब हुई, तो लॉन्च हुई 1983 में, फिर इसको 2002 में रिव्यू किया गया, फिर 2017 में रिव्यू किया गया। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड द नर्सिंग प्रोसेस है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन और बोथ। क्रिटिकल थिंकिंग है जो नर्सिंग प्रोसेस है किसमें कॉमन है? यूज एज ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट टू यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिस, आर पेशेंट स्पेसिफिक प्रोसेस वेर डेवलप्ड स्पेशली फॉर नर्सिंग। क्रिटिकल थिंकिंग है जो नर्सिंग प्रोसेस में आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, तो ये आपका एक तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिस में जब भी आप काम करते हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप जितना ज़्यादा सोच समझ पाएंगे पेशेंट के बारे में जब भी आप हॉस्पिटल में हैं, तो क्या रहेगा, आपको उसकी केयर करने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही है कि इम्पॉर्टेंट टू यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक्सेप्ट। तो सभी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने वाले चार्ट हैं किसी एक को छोड़कर। वर्टिकल चार्ट, हॉरिजॉन्टल चार्ट, सर्कुलर चार्ट या फिर हॉस्पिटल चार्ट। तो किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आप
हॉरिजॉन्टल चार्ट भी बना लेते हैं, वर्टिकल भी बना लेंगे कि किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन आपने बनाया तो या तो आप उसके लिए हॉरिजॉन्टल वे में या फिर सर्कुलर वे में समझ सकते हैं। यदि किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल के बारे में आपको पढ़ना है तो एक सर्किल बना के चारों तरफ चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गए। लेकिन हॉस्पिटल चार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन अकर्ड फॉलोइंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी और प्रोसीजर इज नोन एज। तो जब भी कोई भी इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल के किसी ट्रीटमेंट के कारण या फिर फिजिशियन के कारण लगता है वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, कंकरेंट, नोजोकोमियल, फोमाइट या फिर एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के कारण लगता है, मान लीजिए किसी सर्जन के हाथ में कुछ इन्फेक्शन है और उसने यदि आपकी सर्जरी की तो आपको इन्फेक्शन हो गया, या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहाँ रहते रहते आपको इन्फेक्शन होता है तो वो नोजोकोमियल कहलाएगा। लेकिन यदि आपको ट्रीटमेंट मॉडलिटी मतलब आपकी सर्जरी के टाइम से आपको कोई इन्फेक्शन लगा तो वो क्या कहलाएगा, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नोजोकोमियल मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो कि 48 आवर के बाद आपको डेवलप होगा। फॉमिट इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस पे चिपक के आए और आपके कांटेक्ट में आ जाए तो वो फॉमिट इन्फेक्शन होगा। याट्रोजेनिक का मतलब यही है कि आपको ट्रीटमेंट के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में माँ के ब्लड में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन, अमीनो एसिड, एल्केलाइन फॉस्फेट या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो चीज़ डिटेक्ट होगी माँ के ब्लड में, ब्लड सीरम टेस्ट में, यदि बच्चे को NTD डेवलप हो रहा है तो वो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन। क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट इज ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग आर डन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो ऑटोक्लेविंग बेस्ट मेथड होती है मेडिकल मिस्टरलाइजेशन की, माइक्रोवेविंग भी मेथड है। तो ये दोनों मेथड अपनाई जाती हैं किस तरीके के मेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए या फिर स्टरलाइज करने के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को, रिसाइक्लेबल वेस्ट को या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को। तो जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो गया, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को जनरली इंसिनरेशन और भस्मीकरण मेथड से है जो ट्रीट किया जाता है, और जो साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं इनको भी क्या किया जाता है दूसरी मेथड से। लेकिन ऑटोक्लेविंग में और माइक्रोवेविंग में ऐसी चीज़ों को मेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा या फिर स्टरलाइज किया जाएगा जो रिसाइक्लेबल हैं, रिसाइक्लेबल कंटामिनेटेड वेस्ट। रिसाइक्लेबल कंटामिनेटेड वेस्ट का मतलब है कि उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो क्या है, कंटामिनेटेड है। तो ये कौन से वेस्ट को माइक्रोवेव और ऑटोक्लेविंग से आप क्लियर करेंगे तो वो होगा रिसाइक्लेबल बट कंटामिनेटेड वेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट कौन से हैं? ऑप्शन में ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल, रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो आप लोग सोचिए अब यहाँ पर जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, 1982 में आया था। NMHP 1982 में ये प्रोग्राम लाया गया था। इसके जो 3 कंपोनेंट होते हैं होता है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पर्सन, रिहेबिलिटेशन एंड प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। यदि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछें इसकी आपको लॉन्च डेट पूछी जा सकती है। तो लॉन्च हुआ था 1982 में, और यहाँ पर NMHP प्रोग्राम के तहत क्या चीज़ों पे मेन फोकस किया गया, मेंटली इल पर्सन को ट्रीट करना, रिहेबिलिटेट करना और उसको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना, प्रमोट करना। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कॉर्व स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर्म्ड बाय। पोस्ट कॉर्व, तो जो लोग स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हैं उनको बता दूं कि आपको मैनेजमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पोस्ट कॉर्व का जो टर्म है किसने दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन में है रूथर ने, गुलिक ने, मॉलिन ने कि रॉगर ने।
अकॉर्डिंग टू पोस्ट कॉर्प के जो 7 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, उसको क्या कहा गया? पोस्ट कॉर्प। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म में आपके आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सो अकॉर्डिंग टू पोस्ट कॉर्प के जो टर्म दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गुलियक ने। किसने? गुलियक ने। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोबियल वेस्ट। तो माइक्रोबियल वेस्ट के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? माइक्रोवेविंग, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग या फिर प्लाज्मा टॉर्च। तो जो मेथड अपनाई जाएगी माइक्रोबियल वेस्ट के लिए वो होगी ऑटोक्लेविंग मेथड। कौन सी? ऑटोक्लेविंग। हॉस्पिटल में सबसे कॉमन यूज होने वाली मेथड है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग ऐसी मेथड है जिसमें जब कोई सी, चाहे बॉयलिंग ले लो आप या फिर माइक्रोवेविंग ले लो, इसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा लेकिन इसके स्पोर नहीं मरते। लेकिन जो ऑटोक्लेविंग मेथड है इसमें बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ स्पोर्स भी मर जाते हैं और उन चीज़ों के लिए यूज़ होती है जो चीज़ें रिसाइक्लेबल हो, मतलब दोबारा से यूज़ की जाने लायक हो। तो यहाँ पर जो बेस्ट मेथड होगी वो कौन सी होगी? ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन इज ऑर्गन कॉर्टी हेल्प इन। तो ऑर्गन कॉर्टी किस में हेल्प करेंगे? आपकी सुनने में, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, फॉर्मेशन ऑफ बैग्स या फिर बैलेंसिंग में। तो जो आपने वेस्टिबोकोक्लियर पार्ट पढ़ा है ईयर में, तो कान का मेन काम होता है कोक्लियर पार्ट क्या करेगा? आपका बॉडी बैलेंस में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जो कॉर्टी है आपके सुनने में हेल्प करेगा। कॉर्टी ऑर्गन किस में हेल्प करेंगे? हियरिंग में। नेक्स्ट वन इज अ बोर्ड विच इज यूज्ड बोथ फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस आर कॉल्ड। तो ऐसे बोर्ड जो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे वो कौन से बोर्ड कहलाएंगे? बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड। तो जो बोर्ड इन्फॉर्मल और एजुकेशनल पर्पस में यूज़ किए जा सकते हैं वो कहलाएंगे बुलेटिन बोर्ड। कौन से? बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड यदि आप एज एन एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं तो बुलेटिन बोर्ड एक तरीके से आपने ऐसे बोर्ड जो आपके नोटिस बोर्ड टाइप के होंगे जहाँ पे आप कोई सा भी पेपर जाके चिपका सकते हैं तो क्या कहलाएंगे, या फिर हम जिसको पिनअप डिस्प्ले बोर्ड भी कह सकते हैं। आपने अपने कॉलेज में ही देखा होगा नोटिस बोर्ड लगा होता है, उस पर अलग अलग टाइप के पेपर है जो पिनअप करके लगे हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बुलेटिन बोर्ड। इसको आप इनफॉर्मल और एजुकेशनल दोनों पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो पास्चराइजेशन की डिस्कवरी किसने की थी? C.F. वेनेट ने, सर स्क्वेलर स्कर्ट्स व्हीलर ने, सर लुइस पास्चर ने, फिर सर सैमुअल W. फ्रांसिस ने। किसने खोज की थी पास्चराइजेशन की? सबको पता है मिल्क को गर्म करके ठंडा करने की प्रोसेस पास्चराइजेशन है। इसकी खोज की थी सर लुइस पास्चर ने। किसने? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? हेल्थ सर्विसेज शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इन सर्विसेज एजुकेशन प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर्स इफ दे वांट टू गिव। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फर्स्ट थिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कि जो ज़रूरी है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना। दूसरी, आप जो हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम है उनके बारे में बता सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी तरीके की केयर में पक्षपात नहीं करना है, इक्वली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। और कभी भी एज अ कम्युनिटी मेंबर से कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है। आप जब अपनी शपथ लेते हैं उस टाइम पे आपको बताया जाता है कि आपको किसी भी कम्युनिटी मेंबर या फिर पेशेंट से आपको रिश्वतखोरी या फिर गिफ्ट नहीं लेना है। तो वही है कि जो प्रिंसिपल नहीं है वो कौन सा होगा? कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर्स इफ दे वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम गिवन टू एग्जिस्टिंग सब सेंटर फॉर द डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो यहाँ पर सब सेंटर के लिए क्या नाम दिया गया है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जानी है उसके लिए? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड वेलफेयर वेलनेस सेंटर, एडिशनल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर,
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए सब सेंटर का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जो आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख सब सेंटर खोले जाने थे, उन्हीं के लिए CHO की भर्ती अभी तक करवाई जा रही है। किसके लिए? जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वो सब सेंटर के लिए। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द कोल्ड पास्चराइजेशन। कोल्ड पास्चराइजेशन के लिए क्या कहा जाता है? रेडिएशन, फ्रीज ड्राइंग, हीटिंग अंडर लो प्रेशर या फिर हीटिंग एट लो टेम्परेचर। कोल्ड पास्चराइजेशन आपने पढ़ा है, पास्चराइजेशन में गर्म करके अचानक से ठंडा करने की प्रोसेस सबने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे कहा है कोल्ड पास्चराइजेशन। कोल्ड पास्चराइजेशन का मतलब होगा यहाँ पे आपका क्या? रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। और जो कोल्ड पास्चराइजेशन है, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि जिसमें फूड की सेल्फ लाइफ क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे मिल्क वगैरह है जो ठंडे करके पैक किए जाते हैं, इसी मेथड के तहत आएंगे, ताकि जो विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सभी क्या रहें, जिस भी खाने के आइटम में उसमें प्रॉपर बने हुए रहें, और ये क्या कहलाएगा? कोल्ड पास्चराइजेशन। नेक्स्ट वन इज A client with benign prostate hypertrophy is been treated with Terazoan 2 mg at bedtime. The nurse should monitor the client. तो यदि BPH वाले क्लाइंट को जो टेराजोसिन मेडिसिन दी गई है, तो यहाँ पर 2 mg बेड टाइम पे दी गई है, तो किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे? WBC काउंट के लिए, पल्स ब्लड प्रेशर के लिए, पल्स के लिए, यूरिन नाइट्राइट्स के लिए। जो टेराजोसिन है ब्राइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया के लिए या फिर इनलार्ज प्रोस्टेट को ट्रीट करने में दी जाती है, उनके लिए जिनको यूरिन पास आउट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। BPH के कारण क्या हो गई? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के कारण यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी, तो उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए टेराजोसिन मेडिसिन यदि दी जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यूरिन फ्रिक्वेंसी है, अर्जेंसी है, या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो टेराजोसिन दी जाएगी। अब इसका मेडिसिन देने के बाद आप पर्सन को क्या चेक करेंगे? ब्लड प्रेशर को। किस चीज़ के लिए? BP के लिए, क्योंकि इस मेडिसिन के कारण आपका ब्लड प्रेशर क्या है? फ्लक्चुएट भी हो सकता ज़्यादा यूरिन पास ना होने लगे। ये रीज़न भी हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर के लिए किडनी पे ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं पड़ रहा है। इन सभी के कारण जो टेराजोसिन है, इसके लिए क्या किया जाएगा कि ब्लड प्रेशर को आप मेजर करते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एनलार्ज द इमेज विदाउट टीयरिंग फ्रॉम द बुक। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा यदि कोई इमेज आपको अच्छे से नहीं दिख रही है और बुक से आपको पेज भी ना फाड़ना पड़े, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर LCD प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर टेलीस्कोप। तो जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो होगा आपका एपीडियास्कोप। एपीडियास्कोप कैसा होगा? इमेज को ओपैक और ट्रांसपेरेंट तरीके से शो करेगा। ये क्या है? एपीडियास्कोप, जिसको हम ओपैक प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। ऐसी डिवाइस जो डिस्प्ले या फिर कोई भी मटेरियल को एक ब्राइट लैंप के थ्रू आपको दिखाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एपीडियास्कोप। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द PCS। तो PCS का फुल फॉर्म होता है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है? पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक के जो फादर है वो कौन है? जैकब। तो यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट पीडियाट्रिक का वो क्यों है, किस लिए इम्पोर्टेंट है? टू प्रिवेंट प्रीटर्म, टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी या फिर टू प्रिवेंट मॉर्टेलिटी। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसका पीडियाट्रिक का किसके लिए हेल्पफुल है कि आप मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, जो बच्चे डिलीवर हो रहे हैं उन बच्चों में पैदा होते ही साथ बीमारियों के लिए, और जिनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो अंडर 5 ईयर में हो जाए, 5 साल की एज में हो जाए, एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाए, तो उन सभी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस लिए हेल्पफुल है? टू प्रिवेंट द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, ये पूरा ऑफिशियल पेपर है जो हर एक पर्सन के लिए, चाहे आप
हिमाचल में स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, MP ग्रुप 5 का दे रहे हो, या फिर आप नॉर्सेट का देने वाले हो, सभी के लिए रहेगा ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट एड्रेसेस द पेशेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट एंड ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ल। तो किसी भी क्लाइंट का कौन सा जो डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो पर्सन को राइट देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का कि आपने इस फॉर्म में साइन किए हैं, और यदि वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करना चाहता है या फिर उसका बजट नहीं है उस हॉस्पिटल में अपनी दवाई या फिर ट्रीटमेंट कराने का, तो कौन सा राइट होगा। पेशेंट्स बिल ऑफ राइट, नर्स प्रैक्टिस एक्ट, कोड ऑफ नर्सेस, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस। तो जो राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म कॉन्सेंट का कि ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ करना है, वो पेशेंट्स बिल ऑफ राइट। कौन सा? पेशेंट्स बिल ऑफ राइट। नेक्स्ट वन इज द, इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डज द नर्स एनालाइज डेटा एंड आइडेंटिफाई क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो कौन सी नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप में पता चलेगा कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। तो राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे आप और पूरा डेटा एनालिसिस करेंगे। तो वो क्या है? इवालुएशन, प्लानिंग आउटकम, असेसमेंट या फिर डायग्नोसिस। तो असेसमेंट में तो आप ओनली डेटा बस कलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम को भी आपने आइडेंटिफाई किया है तो होगा डायग्नोसिस। क्या होगा? डायग्नोसिस। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज असेसिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव एडल्ट पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज सब्जेक्टिव डेटा। तो यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव एडल्ट पेशेंट है, तो यहाँ पर कौन सा है जो सब्जेक्टिव डेटा की कैटेगरी में आएगा? लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, वाइटल साइन, पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेवफॉर्म। सब्जेक्टिव डेटा का मतलब है जो चीज़ पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है, जो पेशेंट बता रहा है, और जो चीज़ आपने देखी वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। लैब टेस्ट की रिजल्ट वैल्यू आप चेक कर लेंगे, वाइटल साइन आप चेक करेंगे, ECG वेवफॉर्म आप देखेंगे, लेकिन पेशेंट अपने दर्द के बारे में जो फील करता है, जो चीज़ बताता है, वो आपका आएगा सब्जेक्टिव डेटा में। क्लियर? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा आपको आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं, जो चीज़ें आपने चेक की हैं एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज ए नर्स और एज ए CHO, लेकिन जो चीज़ें पर्सन खुद बताएगा वो किस में आएंगी? आपकी सब्जेक्टिव डेटा में। नेक्स्ट वन इज a 45-year-old man complained he is suddenly unable to recall some or all of his past and he also unexpectedly traveled from home for customary place of daily activities during assessment. This condition was diagnosed with। तो 45 साल का पर्सन है, अचानक से उसको अपने पुरानी चीज़ों के बारे में भूल गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच गया। तो किस तरीके की डायग्नोस में आएगा? फॉरगेटफुलनेस में, डिमेंशिया, एमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग में। ये आपका आएगा डिसोसिएटिव फ्यूग में। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर पर्सन को डिमेंशिया, डेलीरियम, डिमेंशिया, एमनेसिया में तो शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी लॉस होगा, लेकिन जो डिसोसिएटिव फ्यूग है, क्या है? डिसोसिएटिव फ्यूग है, इसको हम डिसोसिएटिव फ्यूग ही कहेंगे, जिसमें टेम्पररी स्टेट पर्सन की एक तरीके की शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी लॉस होना, कि वो एक जगह से किसी दूसरी जगह पे अचानक से पहुंच जाए और उसको पता ही ना चले, तो वो क्या कहलाएगा? डिसोसिएटिव फ्यूग। नेक्स्ट वन इज विच सिम्टम्स शुड द नर्स टीच द क्लाइंट विथ अनस्टेबल एंजाइना टू रिपोर्ट इमीडिएटली। तो कौन से सिम्टम हैं जो नर्स को बताएंगे अनस्टेबल एंजाइना के बारे में? पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, पेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, पेन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट, या फिर चेंज इन पैटर्न ऑफ चेस्ट पेन। तो अनस्टेबल एंजाइना के बारे में, एंजाइना का मतलब तो चेस्ट पेन ही होता है, और चेस्ट पेन ही यहाँ पे आपका आंसर होगा कि आपके चेस्ट पेन का जो दर्द है उसका पैटर्न क्या हो ना, बदलना है आपको। नॉर्मली जब एसिडिटी होती है तो अलग तरीके से दर्द होगा, लेकिन जो एंजाइनल अटैक या फिर चेस्ट पेन आपका होगा हार्ट में प्रॉब्लम के कारण, वो उसका पैटर्न अलग रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से होते हुए रहेगा। नेक्स्ट इज विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करेंगे? पॉल्यूशन, क्लाइमेट, सरफेस ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो जो चीज़ें पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करेंगी, जनता बढ़ाने में अफेक्ट नहीं करेंगी, सॉरी, वो होगा पॉल्यूशन लेवल। कौन सा? पॉल्यूशन लेवल। नेक्स्ट वन इज द नर्स हैड अ कैटरैक्ट रिमूव्ड। द
द नर्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन शुड इंक्लूड टेलिंग द क्लाइंट टू। तो एक हॉस्पिटल में एक पर्सन की कैटरैक्ट सर्जरी की गई है, मोतियाबिंद की सर्जरी की गई है, तो जब आप उसको डिस्चार्ज करते हैं तो क्या चीज़ें करने के लिए कहेंगे? यूज एन आई शील्ड एट नाइट, यूटिलाइज ब्राइट लाइट इन होम, चेंज द आई पैच एज नीडेड, कीप द हेड्स अलाइट स्ट्रेन। तो कैटरैक्ट रिमूव सर्जरी हुई है तो कौन से डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन आप समझाएंगे कि आप अपनी आंखों पे आई शील्ड यूज़ कीजिए एट द टाइम ऑफ नाइट। कब? एट द टाइम ऑफ नाइट। आई पैच यूज क्यों किए जाते हैं? कॉर्नियल अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन 3 दिया गया है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से सही पॉइंट कौन सा है? इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। सोसाइटी इज ए स्पेसिफिक फॉर्म कंपेरेबल टू बॉडी। सोसाइटी इज बोर्न एज इंडिविजुअल इज बोर्न। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ग्रो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। हमेशा इंडिविजुअल और सोसाइटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में ग्रो करेगी और एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इंडिविजुअल कोई भी पर्सन अपनी सोसाइटी में फुली डिपेंडेंट ही होता है। फुली तरीके से हम मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके आसपास कोई भी दुकानें वगैरह ना हो तो आप उस सोसाइटी में आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरीके से जो एक यहाँ पे सही स्टेटमेंट है इंडिविजुअल और सोसाइटी को लेके, वो क्या है कि ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट वन इज एंड्रागॉगी रिफर्स टू। एंड्रागॉगी का मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, चाइल्ड लर्निंग या फिर एडल्ट लर्निंग। तो एंड्रागॉगी कहलाएगा एडल्ट लर्निंग। क्या है? एडल्ट लर्निंग। तो एंड्रागॉगी का मतलब क्या हो गया? एडल्ट लर्निंग और एडल्ट एजुकेशन। जो अभी रिसेंट में PM श्री योजना आई है, मैंने आपको कल जीके की क्लास में बताई हुई थी शॉर्ट्स चैनल पर, तो वो इसी एंड्रागॉगी पर रेफर्ड है। नेक्स्ट वन इज नर्स नोज दैट द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इज। तो एक्टिव TB का पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या नहीं? पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट से, राइज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से, पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे से या फिर पॉजिटिव स्पुटम कल्चर फाइंडिंग से। तो एक्टिव TB का जो पॉजिटिव एविडेंस होंगे वो होंगे पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे। कौन सा? पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द शोल्डर बोन। तो शोल्डर बोन सबको पता है कौन सी है? वो स्कैपुला। कौन सी? स्कैपुला। नेक्स्ट वन इज द एन एप्लीकेंट्स हु फील दैट द पेशेंट हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस may make an application for discharge to the magistrate. The magistrate may issue an order for discharge in view of medical officer recommendation is under the circumstances of। एक एप्लीकेंट्स, एक पर्सन है जो रिकवरी, किसी डिसीज से रिकवरी हो गई है, उसने अपनी मजिस्ट्रेट के पास डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फाइल की। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हैं कि डिस्चार्ज कर दिया जाए, मेडिकल ऑफिसर की रिकमेंडेशन में इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो किस तरीके का ऑर्डर कहलाएगा? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड बाय पुलिस, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या फिर वॉलंटरी बेसिस। तो यहाँ पर कोई पर्सन अपनी बीमारी के लेके ठीक फील कर रहा है, मजिस्ट्रेट को उसने एप्लीकेशन दी, मजिस्ट्रेट ने उसको पास कर दिया, कहा मेडिकल सुपरविजन में इसको क्या कर दिया जाए? जो डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो ये कहलाएगा डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर। यहाँ पर यदि पुलिस, कोई क्रिमिनल वाला केस होता तब इसको पुलिस डिस्चार्ज करवाती। यदि कोई वॉलंटरी एजेंसी हो गया, यूनिसेफ वगैरह हो गया, तब इसमें आएगा। लेकिन यहाँ पर पर्सन खुद अपनी विलिंग से डिस्चार्ज होना चाहता है, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज द A patient complained that he is experiencing urge to perform unusual act like beating a child or giving threats to child. Nurse document that the patient experiencing। एक पर्सन, पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि उसको अचानक से लगता है कि वो किसी बच्चे की अच्छे जाके कुटाई कर दे, बच्चे को डराए धमकाए। तो किस तरीके की फाइंडिंग में आएगा? ऑब्सेशनल रिचुअल, ऑब्सेशनल डाउट्स, ऑब्सेशनल इम्पल्सेस या फिर ऑब्सेशनल इमेज। ये वो करना चाह रहा है, उसकी अंदर से इतनी इच्छा हो रही है कि किसी बच्चे को जाके अच्छा ठोक पीट दे। तो ये क्या है? उसका ऑब्सेशनल इम्पल्स है, जिस चीज़ को बहुत कंट्रोल करना चाह रहा है बट उससे कभी कभी नहीं भी हो पा रहा है। तो क्या? ऑब्सेशनल इम्पल्सेस। नेक्स्ट वन इज
विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर जनरल यूज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हर्पीस जूस्टर। तो हर्पीस जूस्टर को जनरली प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन अपनाई जाती है? वेरिसेला वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या फिर रेबीज वैक्सीन। तो जो वैक्सीन जनरली हर्पीस जूस्टर को प्रिवेंट करने के लिए अपनाई जाती है वो है वेरिसेला वैक्सीन। कौन सी? वेरिसेला वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो इनमें से कॉन्जुगेट वैक्सीन कौन सी है? MMR, न्यूमोकोकल वैक्सीन 13, ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर टिटनेस टॉक्साइड। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो न्यूमोकोकल वैक्सीन 13, PCV 13, निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों में दी जाती है। नेक्स्ट वन इज द नर्स विशेष टू आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट, सी कैन बेस्ट डू दिस बाय यूजिंग अ डेटा कलेक्शन फिर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू। तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो डेटा आप यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उस डेटा को कि सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया आपने, पर्सन की बीमारी के बारे में पता किया, अब उसको तो आप केयर देने वाले हैं तो वो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रहेगी जो केयर, तो किस थ्योरी के या फिर किस मॉडल के थ्रू आपकी हेल्प होगी। बॉडी सिस्टम मॉडल के, हेड टू टॉय फ्रेमवर्क के, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के, कि एडॉप्शन मॉडल ऑफ नर्सिंग के। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन नीड्स के जो मॉडल आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करेगा वो होगी मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी। कौन सी? मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी। नेक्स्ट वन इज द इन विच ईयर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन वॉज लॉन्च्ड। तो माँ प्रोग्राम है जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 में, 2016 में। कब? 2016 में। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमिनेंट डेथ। तो इमिनेंट डेथ का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? इंक्रीज्ड मसल टोन, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल, स्लो सेलो रेस्पिरेशन, वीक और स्लो पल्स। तो इमिनेंट डेथ के लिए डायलेटेड प्यूपिल, फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपिल क्या है? इमिनेंट डेथ का एक जो साइन है जो बताएंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ PRN। तो PRN का क्या काम है? नाउ व्हेन नेसेसरी, व्हेन एडवाइज, इमीडिएटली। तो PRN और SOS जो मेडिसिन दी जाती हैं इनका जो एब्रीविएशन है वो क्या है? वो व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट हम इसी क्वेश्चन का 51 से पढ़ेंगे, उसमें इसका आंसर आप लोग देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द RMNCH+A प्रोग्राम। तो RMNCH+A प्रोग्राम का पार्ट कौन सा नहीं है? मैटरनल हेल्थ, जीरियाट्रिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ या फिर फैमिली प्लानिंग। तो RMNCH+A प्रोग्राम का जो पार्ट नहीं है वो है जीरियाट्रिक हेल्थ। क्या है? जीरियाट्रिक हेल्थ। और इसके बारे में RMNCH लॉन्च कब हुआ था वो चीज़ अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।